अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 17 दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसको हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स ग्रेड 10 एनबीएफ की बुक हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर सिलेबस जो हम पढ़े हैं दैट इज़ फेडरल बोर्ड। तो चूँकि फेडरल बोर्ड के अंदर पेपर एसएलओस बेस्ड होते हैं, तो आज की इस वीडियो में जैसे हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं जितने भी एसएलओस इस चैप्टर के साथ मुझसे लिखे हैं, जिन एसएलओस को देखकर ये चैप्टर बनाया गया था, ये जिन एसएलओस से हमारा पेपर आएगा फेडरल बोर्ड के अंदर, उन एसएलओस को हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला एसएलओ है हमारे पास दैट इज़ कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ वेयर सेवरल सोर्सेज आर एनर्जी इन सीरीज। तो ईएमएफ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ईएमएफ क्या थी हमने देखा, दैट इज सिंपली द वोल्टेज और एक्चुअली में आइडियल वोल्टेज ऑफ सोर्सेज। मतलब सोर्सेज का मतलब है जहाँ से आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली ये आपके पास बैटरीज होती हैं, लेकिन और भी कई सारी सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज बैटरी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहते हैं कि ईएमएफ की जो सोर्सेज हैं, अगर आप उनको अरेंज करते हैं सीरीज में, तो कंबाइंड ईएमएफ क्या होगा, इसका क्या मतलब है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल लेने बैटरी की, तो हम लोग एक बैटरी तो ले सकते हैं। ओके, एक बैटरी हम लोग ले लेंगे। दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड। यहाँ पर हम अपना सर्किट जनरेट कर देंगे और यहाँ पर हमारी इस बैटरी का एक ईएमएफ होगा, जो कि इसका जो वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ वो वोल्टेज होगा जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इंटरनल। तो उस वक्त अगर हम लोग वोल्ट मीटर से नाप लें या फिर इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैं, जो कि एक्चुअली में इसकी वैल्यूज मौजूद होती हैं। अगर आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, रेफरेंस पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, तो एक्चुअली में इसकी वैल्यूज मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, गैल्वानिक सेल वाली वीडियो अगर आपने देखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सीरीज में, तो हमने पढ़ा था डैनियल सेल के अंदर नेगेटिव वाली साइड दैट वाज मतलब हमने जो डैनियल सेल पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास जो नेगेटिव वाली साइड थी, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से दूर भेजती थी, दैट वाज द जिंक। और ये वाली थी आपके पास कॉपर। इसके अंदर आपके पास जो हमारे पास जिंक था, दिस वाज नेगेटिव 0.76 वोल्ट्स, दिस वाज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट्स कंपेयर टू, ओके, कंपेयर टू हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट था दैट वाज हाइड्रोजन, जिसकी थी 0 वोल्ट्स। अब मैंने आपको बताया रेफरेंस पॉइंट कोई मसला नहीं, वो जो मर्जी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिफरेंस हमारे पास सेम है। तो जब हम लोग इसका डिफरेंस लेते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाना तो फाइनल पॉइंट ये है, तो दिस इज 0.34 वोल्ट्स माइनस माइनस 0.76 वोल्ट जब हम लोग करते थे, दिस वाज 1.1 वोल्ट्स। ओके, ये हमारे पास आता था, दिस वाज दी ईएमएफ। ओके, ये है हमारे पास ईएमएफ जब हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ऑफ अ डैनियल सेल स्पेसिफिकली, जिसके अंदर हमारे पास जो नेगेटिव साइड है जिंक, पॉजिटिव साइड है वो है कॉपर की। तो इसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होगा इसका वो होगा, या ईएमएफ होगी, दैट विल बी 1.1 वोल्ट्स। और ये अगर एक्चुअल वोल्टेज का थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी सोर्सेज को लगा दें इन सीरीज। सीरीज का क्या मतलब है कि इस तरीके से हम लोग इसको लगा दें, मैंने इसके ऊपर एक्सरसाइज में भी बात की थी। ये हमारे पास फर्स्ट सोर्स है, तो इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव। तो मैं इसके फ़ौरन बाद इस तरीके से नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, इस तरीके से फॉर एग्जांपल 3 सोर्सेज को अरेंज कर देता हूँ। मेरे बीच में थोड़ा सा वायर का भी हिस्सा है, लेकिन इस तरीके से मैंने इनको सीरीज में एक ही पाथ में अरेंज कर दिया है। ओके, इस तरीके से मैंने इनको एक ही पाथ के अंदर अरेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्या, मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ इन सीरीज। अच्छा, मैंने इनको सीरीज के अंदर अरेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर इनमें से हर एक की जो ईएमएफ है वो ऐड हो जाएगी और ऐसे बिहेव होगा जैसे ये एक बड़ा हमारे पास सेल मौजूद है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है अब। ओके, इसका मान लेते हैं जो ईएमएफ दैट इज 1 वोल्ट, इसकी 1 वोल्ट, इसकी 1 वोल्ट, तो जो टोटल ईएमएफ होगी दैट विल बी 3 वोल्ट। बहुत ही सिंपल है, आपने सबको ऐड कर देना है। ओके, सब ईएमएफ को ऐड कर देना है आपको ओवरऑल, या इसका मतलब ऐसे ही है कि हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा सेल मौजूद है जिसकी हमारे पास ईएमएफ 3 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे ही होगा। इसका रीजन क्या है, तो ये तो मतलब काफ़ी मतलब इसकी अगर हम इंटरनल डिटेल में तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन काफ़ी इंटुइटिव सी चीज़ है कि हम लोग साथ साथ रख रहे हैं, तो इसका इफेक्ट भी ऐड होगा, इसका इफेक्ट भी ऐड होगा, इसका इफेक्ट भी ऐड होगा। यहाँ पर से अब ओवरऑल इधर से पुश मिलेगा इसको, इनके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे, और ओवरऑल इसके अंदर यहाँ पर से ये भी पुश लगाएगा और यहाँ पर से ये भी, तो ओवरऑल हमारे पास इस किस्म का इफेक्ट होगा। अच्छा, ऐसे आपने ये ध्यान रखना है, ये चीज़ तब होगी जब आप इसको ठीक तरीके से अरेंज करेंगे। अगर आपने इनको उल्टे तरीके से अरेंज कर दिया, फिर एक्शन में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने, अच्छा यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आप एक 2 वोल्ट्स का लगा दें, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट्स। ओके, तब हमारे पास ओवरऑल 4 वोल्ट, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंबाइंड ईएमएफ आपकी ऐड हो जाएगी। आपने इनको गलत तरीके से नहीं लगाना। अगर आपने इसको इस तरह से लगा दिया, दिस इज 1 वोल्ट्स, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और इधर आपने लगा देते हैं, आप इधर लगा देते हैं एक नेगेटिव और इधर आप लगा देते हैं पॉजिटिव। ओके, मान लेते हैं सिर्फ 2 ही हैं। तो वैसे तो अगर आप ठीक तरीके से लगाते फिर तो ये होते हैं ऐड, अब ये हो जाएंगे माइनस। अब आपके पास जो कंबाइंड ईएमएफ है वो आपके पास हो जाएगी 1 वोल्ट्स, यानी कुछ एनर्जी आपको ज़ाया हो रही है। तो इस तरीके से हमें कभी नहीं करना, और इस तरीके की डेंजरस भी है, आगे भी लग सकती है, तो हमने इसको करेक्ट तरीके से लगाना है। यहाँ पर आप यहाँ पर से ये इसको खींचता है और यहाँ से ये भी इसको खींचता है, तो जो जिसके अंदर ज़्यादा ताकत है वो कामयाब हो जाता है। तो ऐसा आपने यहाँ पर जो है वो काम नहीं करना। तो इस सेशन में भी हमको वो यही कहते हैं कि आपके पास टोटल ईएमएफ आप लोग कैलकुलेट कर सकें जब सेवरल यानी कई सारी सोर्सेज को आपने सीरीज में अरेंज किया है, तो वो सिंपली आपने ऐड कर देना है और सीरीज में आपने ठीक तरीके से अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, स्टेट दैट ईएमएफ ऑफ आइडेंटिकल सोर्सेज कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज। आप ये स्टेट करें कि आपका जो ईएमएफ है आइडेंटिकल सोर्सेज का, आइडेंटिकल यानी इनके जो ईएमएफ है वो सेम है, अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो जो टोटल ईएमएफ है वो एक सोर्स की ही होगी। इसका क्या मतलब है, तो आप पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके ये पहली सोर्स है ईएमएफ की, अब आपने इसके पैरेलल में यानी इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर इसके ऊपर आपने ईएमएफ की सोर्स लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक ही पाथ हो सर्किट में। अगर आप इस तरह से कर देते हैं, ओके, इस तरह से यहाँ पर बराबर लगा देते हैं, जैसे ये पैरेलल में नहीं है, ओके, ये एक्चुअली में सीरीज में है। जी हाँ, ये आपके पास सोर्सेज सीरीज में, सीरीज का मतलब ये नहीं कि वो एक लाइन में हो, मतलब एक ही पाथ हो आपके पास करंट का फ्लो करने के लिए। करंट ने सिर्फ यहाँ से निकलना है, इस तरह ये आपके पास मेरी बल्ब है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है और यहाँ से जाना है, मतलब एक ही पाथ है उसके पास। इस तरह से आपने नहीं करना है, तो ये तो था सीरीज में। लेकिन अगर आप लोग इसको कर दें इस तरीके से, आपने एक रखी इस तरह से, आपने एक रखी इस तरह से, और अब आप लोग 2 पार्ट्स बना दिए, यानी एक तो आपने कर दिया ये आपने एक फुल बैटरी कर दी, और अब आप आगे अपना सर्किट कंप्लीट कर दें।
ये आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। अब आप देखें करंट यहाँ से निकलेगा, लेकिन आगे जाकर वो दोनों करंट मिलेंगे और फिर आगे जाकर वो स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-2 पाथ्स हैं करंट के फ्लो करने के लिए। दिस इज़ इन पैरेलल। यानी अगर मैं ऐसे लाइन्स ड्रॉ करूँ तो ये लाइन्स इनके पैरेलल हैं। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो ईएमएफ के सोर्सेज़ हैं उनको आइडेंटिकल रखना है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली आपके पास 2 वोल्ट्स है तो ये 1 वोल्ट्स है। अगर आपने ऐसा ना किया तो ये सर्किट आपका काम नहीं करेगा, ये सब कुछ क्रैश हो जाएगा और यहाँ पर आग लग सकती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका पास पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला एक्चुअली में इधर करंट पुश करना शुरू करेगा, क्योंकि करंट के तो दोनों तरफ रास्ते हैं, वो इधर करंट पुश करना शुरू हो जाएगा, बैटरी के अंदर करंट पुश होना शुरू हो जाएगा और उससे आग वगैरह लगेगी, तो वो तो सेटअप पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि दोनों सेम है। ओके, जब दोनों सेम होंगे 1 वोल्ट्स 1 वोल्ट्स, तो अब इन दोनों के अंदर सेम ताकत है, तो यहाँ पर ना ये इधर करंट पुश कर पाएगा, ना ये इधर करंट पुश पाएगा। दोनों एक-दूसरे को धक्का लगेंगे और एक्चुअली में दोनों का करंट मिलकर इधर चला जाएगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 ये है कि आपने इस तरह करना है कि इन दोनों के ये जो टर्मिनल्स हैं, ये अलाइन करें। ये उल्टे ना हो, ऐसा ना हो इधर इधर नेगेटिव था तो इधर नीचे पॉजिटिव आ जाए, इधर नेगेटिव आ जाए। अगर आपने इतना किया तब भी अगेन आग लगने का खतरा है, क्योंकि अब ये वाला आपने अंदर करंट डाल रहा होगा और ये वाला यहाँ से धक्का लगा रहा होगा, तो एक्चुअली में फिर से इसका करंट इसके अंदर चला जाएगा और अगेन उसके थ्रू मतलब सर्किट स्टेबल नहीं रहेगा। ये चीज़, तो इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि दोनों आपके पास आइडेंटिकल हैं और उनके ये जो आपके पास टर्मिनल्स हैं, ये अलाइन करते हैं। ओके, जब ये चीज़ हो गई, तो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैरेलल सर्किट में हो सकता है आप सोच रहे हो ये ऐड अप हो जाएगा, राइट? सोचो तो ये लगता है कि ऐड हो जाएगा और आपको टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पर से और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल वोल्टेज है आपको 2 वोल्ट्स हो जाएगा। देख के तो ये लगता है जैसे यहाँ पर सीरीज़ के अंदर हमारे पास इधर और इधर वोल्ट जो है वो 3 वोल्ट्स हो गए, तो यहाँ पर भी देख के लगता है कि भाई यहाँ 2 वोल्ट्स हो जाएंगे। ओके, एक्चुअली ये नहीं, इधर 3 वोल्ट्स नहीं हुए, इधर इधर हमारे पास 4 वोल्ट्स हो गए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो देखिए, हमें लगता था 2 वोल्ट्स हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं, पैरेलल के अंदर ये होगा कि यहाँ पर वोल्टेज एक्जैक्टली सेम होगा जो आपके पास इधर ईएमएफ थी। ओके, तो इधर का जो वोल्टेज है या जो कंबाइंड ईएमएफ है इन दोनों का, वो आपके पास 1 वोल्ट ही है, जो आपके पास एक सोर्स का वोल्ट था, ईएमएफ थी वही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इन दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ ताकत लगाई, वही ताकत से उसी ताकत से आपके पास इधर भी करंट मूव करा है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? यानी अगर आप सिर्फ़ 1 लगा दें, तो यानी इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पर 1 बैटरी लगा दें जिसका 1 वोल्ट है, तो फिर 2 का क्या फ़ायदा होगा? 2 का फ़ायदा ये होगा कि अब ये डबल टाइम चलेगा। पहले करंट आपके पास एक्ज़ैक्टली सेम है, चूँकि वोल्टेज सेम है तो आपके पास करंट एक्ज़ैक्टली सेम है, लेकिन वो आधा-आधा स्प्लिट होके आ रहा है। पहले अगर आपके पास 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, पहले सिर्फ़ एक थी तो वो एक ही बैटरी 5 वोल्ट्स दे रही थी। अब एक बैटरी 2.5 दे रही है और एक और बैटरी 2.5 एम्प्स का करंट दे रही है, यानी कि बैटरी अब डबल टाइम लास्ट करेंगी। यानी कि पिछले केस में अगर हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते थे, तो हमारे पास जो बल्ब था, एक बैटरी कंपैरिज़न में वो बल्ब थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि उसके अंदर से करंट ज़्यादा पास कर रहा है। यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज ज़्यादा था, ईएमएफ ज़्यादा था, तो एक्चुअल में करंट इंक्रीज़ कर जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर बल्ब उतना ही लाइट करेगा। यानी आपने जब एक सोर्स रखी थी, उतना ही आपके पास बल्ब ब्राइट है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ 2 का? तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर पहले ये बल्ब 1 घंटे के लिए चलता था और बैटरी खत्म हो जाती थी, अब ये बल्ब चलेगा 2 घंटों के लिए। ओके, दोनों आधा-आधा प्रोवाइड करेंगे तो इनका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। बस पैरेलल का आपके पास ये फ़ायदा है। ओके, तो इस असल में वो कहते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ जो है आइडेंटिकल सोर्सेज़ का जो पैरेलल में हो, वो इक्वल है ईएमएफ एक सोर्स है। अच्छा, इसका रीज़न में आपने भी नहीं जाना, क्योंकि इसका रीज़न के लिए आपको इनकी इन डेप्थ डिटेल में जाना पड़ेगा कि अंदर से ये किस तरह से काम करते हैं। इसलिए उन्होंने एसएसएल में भी आपको ये नहीं कहा, ये भी हमारे लेवल की चीज़ नहीं है, तो हमने सिर्फ लिखा है स्टेट। तो यहाँ पर जब भी आपके पास आइडेंटिकल सोर्सेज़, आइडेंटिकल के बगैर तो हमें जाना नहीं, आइडेंटिकल सोर्सेज़ जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, तो आपके पास जो उन दोनों की कंबाइंड ईएमएफ है वो एक के ईएमएफ के ही बराबर है। बस आपके पास जो उनके जो करंट है वो उन्होंने अपने आप में स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट है, चलो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज़। रेजिस्टर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। टेक्निकली हर चीज़ कोई ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एक वायर भी एक रेजिस्टर है, हर चीज़ एक रेजिस्टर है। लेकिन यहाँ पर जब हम रेजिस्टर्स की बात करते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक कुछ डिवाइसेज़ होती हैं, जैसे एक डब्बे की शेप में, और इनका सिंबल एक्चुअली में इस तरह से है, यानी अक्सर इनको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक रेजिस्टर को। ये आपके पास जो है करंट को रेजिस्ट करने के लिए बनाई जाती है, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे हमारे पास जो नॉर्मल वायर है उसकी रेजिस्टेंस होगी मे बी 0.001 ओहम्स, मतलब बात हमें करनी चाहिए रेजिस्टिविटी की पर यूनिट, ओम मीटर्स होगी। रेजिस्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, मे बी 100 ओहम मीटर, यानी कि मतलब अगर एक रेजिस्टर है उसकी 100 ओहम्स तक रेजिस्टेंस हो सकती है, 1000 ओहम, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतनी रेजिस्टेंस हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि फिर हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, यानी इनका क्या फ़ायदा है? तो हम एक्चुअली में सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम एक इसका यूज़ देखेंगे, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास अगर 2 और मोर रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास ईएमएफ सोर्सेज़ सीरीज़ में थी तो उनकी ईएमएफ टोटल क्या थी? हमारे पास मे बी ये एक रेजिस्टर है, उसके बाद हमारे पास ये एक और रेजिस्टर है, इसका सिंबल है इस तरीके से, और उसके बाद एक तीसरा रेजिस्टर है, मे बी ये है हमारे पास 10 ओहम्स का, ये है हमारे पास 200 ओहम्स का और ये है हमारे पास मे बी 50 ओहम्स का। हमने इन तीनों को सीरीज़ में लगा दिया। अब सीरीज़ का मतलब आपको पता ही है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? बहुत ही सिंपल है, हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलो है 260 ओहम्स हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसे लोग के अंदर भी हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस की निकालनी है सीरीज़ में। एक्चुअली में जब हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो इस ये जो सर्किट हमारे पास बनता है, ये जो सेटअप बनता है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। इसके अंदर होता हमारे पास क्या है, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो इन रेजिस्टर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अगर मेरे पास ये मैं एक्चुअली में बनाता हूँ, मेरे पास ये एक वायर है, ओके? इस वायर के गिर्द मैं लगाता हूँ वोल्टेज, जो मैं जहाँ मर्ज़ी से लगाऊँ। मे बी मैं इसके गिर्द वोल्टेज लगाता हूँ 10 वोल्ट्स का, ओके? अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम लोग सर्किट्स बनाते हैं तो हम उसके अंदर अज़्यूम करते हैं कि हमारे पास वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 0 ओहम्स। हम उनको रेजिस्टेंस फ्री अज़्यूम करते हैं, हालाँकि ये होते नहीं हैं, थोड़ी-सी होती है, लेकिन हम उसको अज़्यूम करते हैं 0, बहुत कम होती है वायर की रेजिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत अच्छे मटेरियल से बनाई जाती हैं। बट एनीवेज़, मानते हुए कि हमारे पास 0 ओहम्स है रेजिस्टेंस वायर की, मैंने इसी के अंदर अगर मैं 2 रेजिस्टर्स को लगा दूँ, ओके?
तो ऑफ कोर्स ये ओवरऑल जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज है वो तो सेम ही है, 10 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन आगे जाकर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज निकालूँ तो वो कितना है ऊपर वाली वायर में, ये भी 10 वोल्ट ही है, क्योंकि हमारे पास बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तुम्हें पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो जो वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी जीरो रहेगा, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज खत्म नहीं हो रहा, यहाँ भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि तमाम जो करंट आ रहा है यहाँ पर किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। हालांकि रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, टेक्निकली यहाँ पर होगा मे बी 9 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोग यहाँ अज्यूम करें। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हम अज्यूम करें हमारे पास बीच में रेजिस्टेंस आ गई है। मानते हैं ये हमारे पास है 5 ओम्स की, ये हमारे पास है 5 ओम्स की, बल्कि मतलब मैं मानता हूँ ये 50 ओम्स की है, ये 50 ओम्स की थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो स्प्लिट कर जाएगा, आधा वोल्टेज इधर यूज़ होगा, इधर जो हमारे पास वोल्टेज होगा दिस विल बी 5 वोल्ट्स, बाकी का वोल्टेज बच जाएगा और वो जाकर यूज़ होगा इधर। हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो गया, यहाँ हम कहते हैं हमारी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया, यहाँ हम कहते हैं हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर लिया। ओके, हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर लिया है। एक और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जो करंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट, ये करंट हमारे पास सेम रहेगा, इसीलिए तो हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी करंट सेम रखना है, अगर वोल्टेज इधर 10 वोल्ट इधर 0 वोल्ट है तो करंट तो हमारे पास सेम रहेगा नहीं। करंट हमारे पास सेम रहता है जब भी हम सीरीज में लगाते हैं। और ये एक्चुअली में वोल्टेज जो रेजिस्टर की आपके पास इंटेंसिटी है उस पर भी चीज़ डिपेंड करेगी। मान लेते हैं अब हमारे पास ये है 50 ओम्स का और ये हमारे पास है 60 ओम्स का, तो अब इधर ओवरऑल था 10, लेकिन हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा 60 ओम्स वाले को और कम वोल्टेज मिलेगा 50 ओम्स वाले को। ओके, इधर आपके पास वोल्टेज है 4 वोल्ट्स और इधर आपके पास वोल्टेज है 6 वोल्ट्स। तो अगेन वो डिवाइड होगा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसके लिए ज़्यादा डिवाइड होगा, क्योंकि हमें करंट कांस्टेंट रखना है। 50 ओम्स के लिए 4 वोल्ट से जितना करंट है इतना ही करंट हमें यहाँ ही प्रोड्यूस करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें 6 वोल्ट के लिए हमें 6 वोल्ट चाहिए होंगे। अगेन करंट हमारे पास यहाँ पर भी सेम रहेगा ओवरऑल। एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकेंगे कितने वोल्ट्स किस किस को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन करंट हमारा कितना वहाँ पर पास कर रहा है। बट एनीवेज इसकी भी हम कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर निकालें दिस विल बी 110 वोल्ट्स, बस इसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, बट ये तो बहुत ही सिंपल है सिर्फ। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल। आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, उनको हमने पैरेलल में लगा दिया है, इनकी आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी है। ये एक्चुअली में टू और मोड पे भी अप्लाई हो जाएगा पैरेलल में, यानी कि आपने इस तरीके से अपने रेजिस्टर्स को लगा दिया है। ओके, ये आपका सर्किट अब जा रहा है आगे। यहाँ से आपकी फॉर एग्जाम्पल बैटरी आ रही है, तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल ये होता है कि अब हम एक्चुअली में ड्राइव करेंगे क्या होगा, एक्चुअली में ओवरऑल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, सीरीज में तो बढ़ती थी, इधर आपने अगर 10 ओम्स लगाया है, इधर आपने 10 ओम्स लगाया है, तो ओवरऑल आपकी एक्चुअली में कम हो जाएगी। हम एक्चुअली में फॉर्मुला भी देखेंगे किस तरीके से हम ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो वही हम उसको ड्राइव करते हैं, यहाँ पर होगा ये कि करंट आपका सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर आपका जो ओवरऑल करंट आ रहा था आपके पास इक्वली स्प्लिट कर जाएगा इन दोनों तरफ, और आपके पास इधर जो वोल्टेज है, बल्कि मैं थोड़ा सा गलत कह रहा हूँ, मतलब इक्वली स्प्लिट नहीं करेगा करंट, करंट जो है वो स्प्लिट करेगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा है उतना उधर कम जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम है उधर वो ज़्यादा रहेगा। वोल्टेज आपका सेम रहेगा। ओके, वोल्टेज आपका सेम रहेगा, इधर से इधर वोल्टेज आपका एक्जैक्टली सेम रहेगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, करंट उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, जो कि आपको ओम्स लॉ के थ्रू निकाल भी सकते हैं। बट एनीवेज अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास करंट, मैं इसको कहता हूँ करंट में भी, मैं इसको कहता हूँ करंट और इसको मैं कहता हूँ करंट, एंड इसको मैं कहता हूँ जो इधर करंट जाएगा I1 और इसको मैं कहता हूँ जो इधर करंट जाएगा I2। दिस इज रेजिस्टेंस 1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस 2, और मैं कहता हूँ आर इक्विवेलेंट, यानी जो ओवरऑल इसकी रेजिस्टेंस है वो मैं निकालनी है, वो किस तरह मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या आप लोग देखें, तो मैं अगर अपने पास जो ओवरऑल मैं सबसे पहले अगर I1 की बात करूँ तो I1 मेरे पास किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ से मुझे पता है कि मेरे पास मतलब V इज इक्वल टू आई आर से मुझे पता है कि मेरे पास जो करंट है दैट इज V डिवाइड, अब V तो मेरे पास सेम है, डिवाइड बाय R1, और I2 होगा आपके पास V डिवाइड बाय R2। हाँ, जब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर एसेंशियली फाइंड आउट करना है, अब मेरे पास अगर मैं देखूँ ओवरऑल आई, ओके ओवरऑल आई, तो मेरे पास किसके बराबर होगा, तो ओवरऑल आई जो है मेरे पास इन दोनों का एडिशन के बराबर होगा। करंट यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2। ओके, तो इधर ये मेरे पास हो जाता है I इज इक्वल टू V, अगर मैं कॉमन ले लूँ 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2, या फिर I डिवाइड बाय V विच इज इक्वल टू I डिवाइड बाय V, यहाँ पर हो जाएगा 1 R1 प्लस 1 R2। अच्छा, आप यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखें, जो मेरे पास ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, तो ये होगी ओवरऑल जो मेरे पास वोल्टेज है, क्योंकि मेरे पास होता है उसका फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइड बाय ओवरऑल करंट। अगर मैं इसको उल्टा दूँ I डिवाइड बाय V किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मेरे पास 1 ओवर जी आई इक्विवेलेंट। तो ये है मेरे पास फॉर्मूला कि मेरे पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है 1 ओवर, अगर मैं इसको लूँगा तो वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ओके, ये है मेरे पास मेरा फॉर्मूला ओवरऑल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, हमने अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी कि 1 ओवर कैसे आ गई, तो ये बस रिलेशनशिप है। इधर से आप लोग अपनी इक्विवेलेंट रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो ये है कि जितनी भी मेरे पास रेजिस्टेंस होंगी मैं इनको 1 ओवर ऐड करता जाऊँगा तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने रेजिस्टेंसेस हैं आप उसको निकाल सकेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ 2 है और इस सेशन में उन्होंने 2 का ही कहा है, तो इस लेवल पे आपसे 2 ही पूछ जाएंगे, वैसे आप 3 का निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसी से अगर मैं चलूँ तो 1, अगर मैं सबसे पहले इसको ऐड कर देता हूँ इधर, तो ये मेरे पास हो जाता है ऐड होकर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ऐसे ही होगा। अगर मैं इसको न्यूमिनेटर सेम करके ऐड करूँ और फिर मैं इसको उल्टा देता हूँ, तो मेरे पास इस तरीके से 2 रेजिस्टर्स के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इधर से ही डिराइव कर सकते हैं, इनमें आपको ये याद करने की जरूरत है। 3 के लिए और हो जाएगा, 4 के लिए और होगा, लेकिन फॉर टाइमिंग उन्होंने आपको इस सेशन में से 2 के लिए कहा है। तो 2 रेजिस्टर्स अगर आपके पास है उनके अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अलबत्ता रेजिस्टेंस आपके पास कम होती है।
नेक्स्ट असल में आपको कहते हैं कि आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें डिफरेंट सर्किट्स में। तो ये जो हमने रूल्स पढ़ी है सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टर, सीरीज़ और पैरेलल ईएमएफ और ओम्स लॉ के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट, थर्मिस्टर्स एंड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। अब सबसे पहले हमारे पास है थर्मिस्टर्स। हमने पढ़ा है रेजिस्टर्स के बारे में। रेजिस्टर्स की ऑफ कोर्स जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो आपके पास जो नॉर्मल है हमारे पास उसके अंदर डिग्री इंक्रीज़ करती है टेंपरेचर, ओके, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर रेजिस्टेंस जो है। इसका रीज़न क्या है? जैसे-जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स मोर ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास ये थर्मिस्टर्स के अंदर 2 टाइप्स हैं। एक तो है पीटीसी थर्मिस्टर्स, यानी कि जिनका जो टेंपरेचर कोएफिशिएंट है, जो हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में, वो पॉजिटिव है, यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है वो टेंपरेचर। लेकिन हमारे पास एक दूसरी टाइप है दैट इज़ एनटीसी थर्मिस्टर्स। इनकी इनकी रेजिस्टेंस कम होती है टेंपरेचर इंक्रीज़ के साथ। ऐसा कैसे होता है? ये नॉर्मली बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ। सेमीकंडक्टर की खास बात ये है कि वैसे तो ये इंसुलेटर्स हैं। जब हम लोग इनका टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अब एटम्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं वो ज़्यादा असर रखता है। इस वजह से इनकी एक्चुअल में रेजिस्टेंस कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं यानी एक किस्म के कंडक्टर बने हैं, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस इनकी कम होगी। तो इस वजह से आपके पास जो टेंपरेचर है वो आपके पास प्रोवाइड करता है एनर्जी। टेंपरेचर फ्रीज़ इलेक्ट्रॉन्स, टेंपरेचर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। आर्म रेजिस्टर्स के अंदर जो कि ऑलरेडी कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मजीद फ्री नहीं हो सकते, तो सिर्फ आपके पास वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है, तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसके अंदर भी वाइब्रेशन होती है, लेकिन वो ज़ाहिर उतना असर नहीं रखेगी जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो असर रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एंटी थर्मिस्टर्स जो कि बहुत से अच्छा थर्मिस्टर्स आपके पास कोई भी ऐसा रेजिस्टर है जो टेंपरेचर के साथ चेंज होगा। आप वैसे तो तमाम रेजिस्टर्स टेंपरेचर के साथ चेंज होते हैं, लेकिन थर्मिस्टर्स खास तौर पे थर्मल रेजिस्टर्स हैं, ये वो रेजिस्टर्स हैं जो कि टेंपरेचर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, जिनकी जो टेंपरेचर कोएफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको खास तौर पे इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, कभी आपने टेंपरेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना हो तो उसके अंदर आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक दूसरी टाइप ऑफ रेजिस्टर्स हैं एलडीआर या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ये भी बनते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर से ही, लेकिन इनके अंदर ये होता है कि आपके पास जो लाइट है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करती है, ओके? सो लाइट फ्रीज़ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके अंदर भी आपके पास जो लाइट है, ये जैसे-जैसे आपके पास लाइट बढ़ती जाती है, जगह ब्राइट होती है, तो आपके पास इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ये करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक ही टाइप है, लाइट जो इलेक्ट्रॉन फ्री करेगी। इसके अंदर दोनों टाइप्स हैं। जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं वो एनटीसी हैं, बाकी दूसरे जो कंडक्टर से बनते हैं वो आपके पास नॉर्मल हैं, ओके? तो यहाँ पास 2 टाइप्स हैं नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स जो कि ये काम करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनिंग द यूजेस इनपुट सेंसर्स, इनका हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट सेंसर्स के अंदर। अब इनपुट सेंसर्स क्या हैं? तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले थर्मिस्टर के साथ इनपुट सेंसर्स ये हैं कि आपने किसी चीज़ को सेंस करना है। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट सेंसर बनाने लगा हूँ एक थर्मिस्टर को यूज़ करके। मैं एक इनपुट सेंसर बनाने लगा हूँ फॉर एग्जांपल एक फायर अलार्म सिस्टम के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे अ, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को, ओके? हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट को। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आपको पता ही है, 2 रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज़ में लगा देते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ऊपर हमारी पावर सोर्स होगी। हमने एक ऐसा अलार्म बनाना है कि जैसे ही आग जले तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाए। अब ऐसा हम सेटअप कैसे बना सकते हैं? ये हम एक इनपुट सेंसर की मदद से करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपने एनटीसी थर्मिस्टर को, ओके? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस चीज़ को कैसे करेंगे। हमारे पास हमारी ये वायर है, ये इस तरह से जा रही है और आगे जाकर हमारे पास हमारा आ गया है रेजिस्टर, ओके? हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्म रेजिस्टर लेना है, ये कोई भी रेजिस्टर हो सकता है, ये थर्मिस्टर नहीं है, इसको हमने लगा दिया यहाँ पर R1। हमने एक अभी पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाना है, एक हमने रेजिस्टर नहीं लगाना और इसके बाद जाकर हम लोग अपने लगा देते हैं थर्मिस्टर। अच्छा, थर्मिस्टर का जो साइन है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये एनटीसी थर्मिस्टर है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? लाइक दिस। ये मैक्सिमम भी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अभी इनके सिंबल्स। इस तरह से हमने लगा दिया। यहाँ पर होगा ये कि पहले तो आपके पास है नॉर्मल टेंपरेचर, ओके? रूम टेंपरेचर है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिवाइडर में जिसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है उसका वोल्टेज भी उतना ज़्यादा होता है उसके इर्द-गिर्द। तो इसको तो काफ़ी कम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन इसको जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फायर अलार्म के अंदर फॉर एग्जांपल एक बज़र। बज़र यानी कि हमने एक ऐसा अलार्म एक हमने अलार्म लगाया। अच्छा, यहाँ पर मैं अलार्म का फुल सेटअप आपको नहीं बताऊँगा। अलार्म हम यहाँ पर इसके साथ एक सिग्नल के थ्रू, एक थर्मिस्टर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक ट्रांजिस्टर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाता। बस यहाँ पर हमने एक बज़र एक किस्म का कनेक्ट किया हुआ है और वो बज़र को हमने कैलिब्रेट किया होता है कि वो इसके वोल्टेज को नापे। जब ये वोल्टेज आपके पास है, अब हमें 2 इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा वोल्टेज चेंज होगा 2 से। अगर एक ही होता तो फिर हमारा वोल्टेज चेंज ना होता। 2 से हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाया है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड किया है। यहाँ पर हम लोग इस वोल्टेज को नाप रहे हैं। हमने अपने अलार्म को कैलिब्रेट किया होगा कि जब वोल्टेज हो हाई तो तुमने साउंड नहीं करना, तुम ऑफ रहो। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हो जाए कम, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर ऑन हो जाओ और बजना शुरू हो जाओ। आम टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये तो ऑफ रहेगा। इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये ऑफ रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यानी आग लगी, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, आपका इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसके जो वोल्टेज मिल रहा है वो कम हो जाएगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। आपका बज़र या अलार्म ऑन हो जाएगा और आपको अलार्म मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ एन इनपुट सेंसर, जो कि एक सेंसर है जो कि आपको कोई इनपुट मिलता है उस चीज़ को सेंस कर लेता है। इसके अंदर हम लोग एनटीसी थर्मिस्टर या जनरली थर्मिस्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल मैं आपको दूँगा एलडीआर्स के लिए, यानी एलडीआर्स को भी हम लोग कैसे इनपुट सेंसर्स के अंदर इनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो एक्चुअली में यूज़ भी की जाती है वो है हमारा स्ट्रीट लाइट्स के लिए, ओके? स्ट्रीट लाइट्स के लिए आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमैटिकली रात के वक़्त, पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा होता है नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में रात के वक़्त ऑटोमैटिकली, पाकिस्तान में हो सकता है कोई असली बंदा ही करता हो, लेकिन रात के वक़्त ऑटोमैटिकली वो खुल जाती हैं और दिन के वक़्त बंद हो जाती हैं। तो हमारे पास ऑटोमैटिक स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, एलडीआर्स। इनके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास अगेन एक पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग क्रिएट करेंगे और एलडीआर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि इधर हम लोग इधर जो है इसके ऊपर इस तरह से बनाते हैं कि इसको बनाकर जैसे लाइट रेज़ करी है। बट एनीवेज़ ये एलडीआर है, जितने हम लाइट बढ़ाएँगे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब ऑफ कोर्स ऑटोमैटिक स्ट्रीट लाइट्स में हमने क्या करना है, दिन के वक़्त डे में हमारे पास वो ऑफ रहें और नाइट के वक़्त वो हमारे पास ऑन हो जाए। तो अगेन हम
अपनी जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिस तरह का काम थर्मिस्टर तो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो तो लाइट पर डिपेंड नहीं करता, हमें लाइट का डिपेंडेंट चाहिए। तो अब हमें इसी तरीके से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब हम लोग अपनी जो लाइट है उसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, एक पूरे सेटअप के थ्रू हम नहीं देख रहे, लेकिन हम उसको कैलिब्रेट इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जब अभी तक क्या होगा, जब हमारे पास दिन है तो हमारे पास यहाँ पर लाइट पड़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी काफ़ी कम। दिन है, एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होती है लाइट के साथ, तो इसकी रेजिस्टेंस है काफ़ी कम। अगर एलडीआर की ये सिंबल है हमारे पास, तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास काफ़ी कम, मीन्स इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो इसको मिलेगा वोल्टेज ज़्यादा इस पोटेंशियल डिवाइडर में, और इसको मिलेगा वोल्टेज कम, राइट। तो हम यहाँ पर कैलिब्रेट करेंगे जब वोल्टेज लो है, और ये कैलिब्रेट हम कर लेंगे अपने तरीके से, लेकिन जब वोल्टेज लो है तो ऑफ रहे हमारी लाइट, क्योंकि हमारा सेटअप इस तरह का है। लेकिन जैसे ही हमारे पास, और हो सकता है एक्चुअली में मतलब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हाई वोल्टेज पर ऑफ है, लो वोल्टेज पर ऑन है, ये मैंने अपनी एग्जांपल के लिए बताया। हो सकता है असली में वो पीटीसी को यूज़ कर लें, पीटीसी के अंदर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि फिर हम लोग लो के ऊपर ऑन कर ऑफ कर लेंगे हाई के। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। तो हम कैलिब्रेट जिस तरह मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो हम कैलिब्रेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं कि लो वोल्टेज पर ही हो जाए ऑफ, लेकिन हाई वोल्टेज के ऊपर ये हो जाए ऑन। और हाई वोल्टेज हमारे पास कब होगा, जैसे ही हमारे पास रात होती है, अंधेरा होता है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये पोटेंशियल डिवाइडर था, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इधर वोल्टेज बढ़ जाता है इसके इर्द-गिर्द, और वोल्टेज डिवाइड होकर इसको काफ़ी कम मिलता है, वोल्टेज बढ़ गया तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, ओके। तो बहुत सिंपली हम अगेन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को इनपुट सेंसर के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो जिस चीज़ को सेंस कर रहे हैं वो लाइट है। पिछली बार हम जिस चीज़ को सेंस कर रहे थे वो टेम्परेचर था, और उसे डायरेक्टली हम लोग फायर को टेस्ट कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे सेंस कर रहे थे। चलो थोड़ा डिटेल है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम्स। तो अब हमने जो सर्किट्स हैं उनको ड्रॉ करना सीखना है। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना आपको आनी चाहिए, और उसके अंदर आपको सबसे पहले पता चाहिए सेल्स इनके मौजूद हों, इनके अंदर बैटरीज़ मौजूद हों, पावर सप्लाइज़ मौजूद हों, जनरेटर्स मौजूद हों, पोटेंशियल डिवाइडर्स मौजूद हों, स्विचेस मौजूद हों, रेजिस्टर्स मौजूद हों, हीटर्स मौजूद हों, थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, लैंप्स, मोटर्स, एमीटर्स, वोल्टमीटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फ्यूजेस, रिलेज, डायोड्स एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो देखते जाते हैं, सबसे पहले आपके पास सेल्स है। तो सेल्स को आप लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सेल्स क्या हैं? सेल सिंपली बैटरी है, यानी बैटरी सेल एक जो सिंपलेस्ट गैल्वानिक सेल है, ये उसकी बात हो रही है, गैल्वानिक सेल, यानी सिंपली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल जिसके अंदर होता है। अब असली में तो वो इस तरह से नजर आता है, लेकिन हम डायग्राम के अंदर इसको जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी फॉर एग्जाम्पल वायर है, यहाँ पर जाकर आप एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं और एक छोटी लाइन, मतलब जिस तरफ आपका टर्मिनल होगा, लंबी लाइन रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव साइड को और छोटी वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव साइड को, ओके। तो ये आपका रूल है। अच्छा, इसके अलावा बैटरी जो है, बैटरी और सेल तकरीबन सेम चीज़ें ही हैं, बस बैटरी ये है कि इसकी 2 और मोर सेल्स होंगे। जब आप 2 और मोर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो आपके पास बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर आपके पास एक लंबा एक छोटा, लेकिन अब आप एक और लंबा और छोटा ड्रॉ करेंगे। यहाँ हो सकता है यहाँ पर बीच में लाइन और फिर एक और लंबा और छोटा हो, लेकिन ये आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने 2 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक बड़ी बैटरी बना दी है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। इसके बाद आपके पास पावर सप्लाईज़। पावर सप्लाई से बहुत ही सिंपल है। पावर सप्लाईज़ के एग्जांपल है एक बैटरी। पावर सप्लाई आपको 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एसी और डीसी, यानी कोई भी चीज़ जो पावर को सप्लाई करते हैं। हमने एक जनरल चीज़ बताई, हमने ये नहीं बताना बैटरी, बस बताना ये पावर सप्लाई है। अगर तो आपके पास एसी है तो आप इस तरह से करते हैं कि आप एक सर्किट बना देते हैं और उसके अंदर इस तरह से एक साइन वेव बना देते हैं, ओके। ये रिप्रेजेंट करी है वो जो एसी की साइन वेव है, उसके वोल्टेज टाइम या करंट टाइम ग्राफ्स में। और इसके अलावा अगर आपके पास डीसी है तो बहुत सिंपली आप एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव दिखा देते हैं, नेगेटिव को भाई इस तरह करंट जाना है। अक्सर आपको इस तरह से सिंबल भी ड्रॉ कर दिया जाएगा, एरो से ड्रॉ की जा सकती है, बट ये आपको सबसे सिंपलेस्ट जो एक आप डीसी पावर सप्लाई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। जनरेटर्स के बारे में भी एक्चुअली में नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़्यादा बात होनी है, ये पहले इन चीज़ों को लिए हैं। जनरेटर्स आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी से, यानी आप मोशन से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि आपके पास बुनियादी तौर पर एसी जनरेटर्स होते हैं। नॉर्मली डीसी जनरेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पे जो पावर प्लांट्स में लगे होते हैं वो एसी जनरेटर्स होते हैं, जो मोशन से आपके पास करंट प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट, ओके। एसी करंट आपको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक्चुअली प्लांट्स में लगे होते हैं, जहाँ से आपकी तमाम बिजली आती है, जनरेटर्स उनको हम कहते हैं, ओके। तो इनका सिंबल आमतौर पे यही है कि मतलब एसी जनरेटर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डीसी जनरेटर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एसी जनरेटर तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन डीसी जनरेटर जो है उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आमतौर पर अक्सर आप डीसी जनरेटर को देखेंगे क्योंकि बहुत लेस कॉमन है, आमतौर पर यूज़ नहीं होते, उनके अंदर सिंपली एक जी बना दिया जाएगा इस तरीके से, ओके। बट नॉर्मली आप जनरेटर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जनरेटर भी एक पावर सप्लाई है, वो पावर को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद है आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर्स। ये क्या चीज़ है? इनको तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, मतलब इनका कोई खास सिंबल तो है नहीं, मतलब ये तो बस पोटेंशियल डिवाइडर्स हैं, राइट। 2 रेजिस्टर्स हमने जैसे देखा सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आगे आपको रेजिस्टर्स, स्विचेस का सिंबल बताना चाहिए। तो स्विचेस का क्या सिंबल है? स्विचेस का ये सिंबल है कि किसी तार जा रही थी और स्विच तो आप सबको पता ही है, इस तरीके से आपका तार टूटी हुई है, यानी आपने तार जब स्विच को दबाएंगे तो तार इस तरह से जुड़ जाएगी, करंट फ्लो करेगा, उसको तोड़ने का तार इस तरह से हो जाएगी। ये तो स्विच का सिंबल है। इसके बाद आपके पास है रेजिस्टर। रेजिस्टर का सिंबल भी आप सबको पता ही होगा। रेजिस्टर दुनिया तौर पर हर दुनिया की चीज़ एक रेजिस्टर ही है करंट के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत कम रेजिस्टर हैं जैसे वायर, तो उसको हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में रेजिस्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे बल्ब एक रेजिस्टर है, आपका लैपटॉप एक रेजिस्टर है, मोबाइल एक रेजिस्टर है, लेकिन उनको हम रेजिस्टर नहीं कहते। हम लोगों के पास एक्चुअली में कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनको हम रेजिस्टर कहते हैं। ये एक्चुअली में इस तरह के कुछ पीसेस होते हैं जिनको हम एक्चुअली नेक्स्ट में देखेंगे भी। ये हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हम अपने सर्किट को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, कोई खास मकसद नहीं है, बस हमने अपने वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक किस्म का समझ सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर वगैरह ऐसी चीज़ें बनाने के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। इनका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ओके। जैसे हमारे पास बीच में एक रेजिस्टेंस मौजूद है, ओके, इस तरीके से। हमने यहाँ पर तार को बेंड कर दिया, तो हमारी तार की लेंथ बढ़ गई है, तो मैं आपसे बताया जैसे यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, बस जस्ट अ सिंबल फॉर रेजिस्टर, जो कि एक्चुअली में इस तरह से दिखता है, डब्बा सा होता है। इसके अलावा बाद में आपके पास है, अच्छा, रेजिस्टर्स के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर, तो यही आपके पास बस एक रेजिस्टर है। अक्सर रेजिस्टर्स वेरिएबल होते हैं,
यानी उनको आप चेंज कर सकते हैं। उनके ऊपर एक आपके पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉब लगा होता है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू अगर एंटर कर देंगे, कोई भी वैल्यू आप लगा दें, तो उस रेजिस्टर की वो वैल्यू हो जाती है। यानी उन्होंने अंदर का कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ था कि आप जो चाहते हैं ये 2 ओम्स का हो, 2 ओम्स का हो जाएगा, 4 ओम्स का चाहते हैं आपको नया नहीं लाना पड़ेगा, उसी को 4 ओम्स का कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ऐसा अगर रेजिस्टर मौजूद है तो आप इस तरीके से एक एरो भी बनाते हैं ऊपर जाते हुए कि ये वेरिएबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हीटर्स, अच्छा हीटर्स काफ़ी ओल्ड चीज़ है, लेकिन हीटर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करें। एक किस्म का बल्ब भी एक हीटर है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो टेक्निकल हीटर्स हैं यानी कि जो असली हीटर्स हैं उनको हम लोग मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बस सिंबल्स हैं, दीज वेरी इस तरह से आप एक डब्बा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इस तरह से लाइन्स बना देते हैं, तो इसको अक्सर हीटर तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर यहाँ थर्मिस्टर्स है, थर्मिस्टर्स भी बड़े सिंपल है। थर्मिस्टर्स या दूसरे अल्फाज में थर्मल रेजिस्टर्स, ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। वैसे तो तमाम जो रेजिस्टर्स हैं अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन ये खास तौर पर इसके लिए बनाए गए होते हैं थर्मल रेजिस्टर्स। इनकी अगर 2 टाइप्स होती हैं। जो नॉर्मल टाइप है दैट इज़ एनटीसी, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ये नॉर्मल टाइप नहीं है, ये आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने देखा था रेजिस्टिविटी के लिए। नेगेटिव का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, वैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, वैसे टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ती थी। लेकिन हमने देखा था फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस उनकी कम होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दैट इज नेगेटिव। तो बस इनको हम लोग जो है वो थर्मिस्टर्स कहते हैं। ओके, तो ये भी बेसिकली रेजिस्टर्स ही हैं, बस ये टेम्परेचर के साथ ज़्यादा डिपेंडेंट है। बाकी हो सकता है उनकी जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उनको हम थर्मिस्टर्स कहते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं, एनटीसी नेगेटिव और एक होते हैं पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन हम यहाँ पर मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों इस असल में सिर्फ उन्होंने एनटीसी ओनली लिखा है, यानी आपको एनटीसी के बारे में ही पता होना चाहिए। हालांकि ऑटोमेटिकली आपको पीटीसी के बारे में पता चलेगा। ये पॉजिटिव है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, तो इसका सिंबल आपको किस तरह से होगा, मैं ये रेस करूँ, मतलब ये है रेजिस्टर ही, बट इसको आपके पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर आपके पास ये रेजिस्टर है तो अक्सर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी कि ये आपके पास एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है। बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग एनटीसी की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास लाइन होगी। ओके, बल्कि नहीं, इस तरह से नहीं, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह से होगा। ओके, यानी आपके पास इस तरह से आपने एक ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हुए लाइन, आपने सिंपली ये इसलिए ड्रॉ करना है, आप इसको इससे डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ये वेरिएबल था तो आपने इस तरह से आप एक बनाते हैं जिसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये आप इसके लेफ्ट साइड पर रखते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में मैंने देखा है इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से नहीं है। जो स्टैंडर्ड तरीका है ये इस तरह से होगा, और ये सेम होगा फॉर एनटीसी एंड पीटीसी के लिए। ओके, नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट या फिर पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट। अक्सर बात यहाँ एक पॉजिटिव का साइन है वो दैट इज फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन दैट इज फॉर नेगेटिव, बट ओवरऑल जो सिंबल है वो यही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, तो ये वो रेजिस्टर्स हैं जो कि लाइट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इनके अंदर ऐसा नहीं है कि दोनों टाइप्स होंगी, एंड नेगेटिव और पॉजिटिव भी ऐसी फेक ही होती हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स इनके अंदर ये काम होता है कि जैसे जैसे आप लाइट को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ओके, इन्वर्सेशन होता है, यानी कि जितनी आप लाइट बढ़ाएंगे उतना वो अच्छा करंट को कंडक्ट कर सकेगी। ओके, इसका रीजन ये होता है आप लाइट बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो करंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। इनका सिंबल क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आपको सिंपली उसी तरीके से आपने अपना रजिस्टर बनाना है। अच्छा, रजिस्टर के लिए अक्सर एक डब्बा भी यूज़ किया जाता है। ओके, अक्सर जैसे असली में भी वो एक डब्बा ही होता है किस्म का, अक्सर औकात ये डब्बा भी यूज़ किया जाता है। इसके आपको परेशानी नहीं है, ये अगर आपको ड्रॉ किया जा रहा है दिस इज ऑल्सो थर्मिस्टर। ओके, अगर आपको ये चीज़ ड्रॉ की जा रही है इस तरीके से दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर। ओके, लेकिन जिस टाइम मतलब इस तरह ये वाला ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद आपका जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, अगेन आपके पास एक रजिस्टर होगा, और इसके बाद आपका जो लाइट डिपेंडेंट है उसको आपने इस तरह से रेज बनानी है, जैसे इसके ऊपर लाइट गिर रही है कि ये लाइट डिपेंडेंट है, दिस इज एन एलडीआर रजिस्टर। ओके, लैम्प्स जो लैम्प्स की बात करते हैं, ये एलईडीज़ नहीं है जो हमारे घरों में लाइट्स होती हैं इन द मॉडर्न एरा, ये वो नहीं है। जो पुराने ज़माने में बहुत जो ट्रेडिशनल लैम्प्स थे ये उनकी बात हो रही है, यानी जो फिलामेंट लैम्प्स थे जिनकी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, जो कि नॉन ओमिक डिवाइस थी उसकी फिलामेंट, ये उनकी बात हो रही है। इनकैंडेसेंट बल्ब जिन्हें हम कहते हैं। ओके, लैम्प्स हैं उनको आप लोग आमतौर पर जो एक्सपेरिमेंट्स में उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो एक अच्छा तरीका है ये दिखाने का कैसे रेजिस्टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। रजिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक किस्म का रजिस्टर था, गर्म होता था और उससे लाइट प्रोड्यूस होती थी। तो उसको ये डायग्राम यूज़ के लिए यूज़ की जाती है आमतौर पर फॉर अ लैम्प, और अक्सर औकात ये डायग्राम भी आपको मिलेगी। ओके, एक उल्टा डब्ल्यू, यानी एक इस तरीके से आपको उल्टा डब्ल्यू बनाया जाएगा, ये भी अक्सर आपको लैंप के लिए मिलेगा कि उसके अंदर की फिलामेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मोटर्स, अच्छा मोटर्स आपके पास जनरेटर का उल्टा है। जनरेटर ने आपकी जो मोशन है, यानी कोई चीज़ मूव करती है, जैसे पंखा चलता है, ऐसे उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना था। मोटर्स जो आपके घर में भी लगी होती होंगी, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मोशन क्रिएट करना है, यानी कि बिजली आपको देनी पड़ेगी तो ये भी पानी को ऊपर ले जाएंगी या कोई ऐसा काम कर देंगी। तो इनका भी सिंबल है, मतलब यूजुअली आप एक इस तरीके से एम के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये बस आपको इनके सिंबल्स बताना चाहिए। एम मीटर्स और वोल्ट मीटर्स, मतलब ये पिछले चैप्टर में फॉर्मेटिव थे, लेकिन इनका सिंबल है वो सिंपल है, ए इज़ फॉर एम्प मीटर्स, इसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपने एक सर्किट के अंदर में भी यहाँ पर एक एम मीटर लगाया हुआ है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। वोल्ट मीटर के लिए आप लोग वी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर्स है, इसके ऊपर एक्चुअली हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और डायोड्स और रिलेस, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब रिलेस तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन डायोड्स और ट्रांसफॉर्मर्स ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी आप सिर्फ इनके सिंबल को देख रहे हैं, एक्चुअली में ये है क्या चीज़, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगी। मैंने आपको एक हिंट दिया था इनके ऊपर पिछले चैप्टर में। अब बताइए ट्रांसफॉर्मर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली इस तरह से कॉइल्स हैं और बीच में 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ये दिस इज द सिंबल फॉर ट्रांसफॉर्मर। अगर हम लोग बात करें इसके बाद फ्यूज़ की, फ्यूज़ का तो आप सबको पता होगा। ओके, जो आपके पास करंट को लिमिट करता है, खास तक एक छोटी सी कुछ वायर होती है, इस तरह से आप डब्बा बना करते हैं और इस तरीके से आप एक तार ले जाते हैं इसके अंदर से। दिस इज द सिंबल ऑफ अ फ्यूज़। ओके, आपने बीच में ये तार जरूर शो करनी है, ऐसा ना हो आप सिर्फ डब्बा बना दें वो रजिस्टर बन जाएगा, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर आप फ्यूज़ यूज़ करें। और इसके बाद आपके पास हैं रिलेज। अच्छा, रिलेज आपका सिंपली स्विच है, स्विच की किस्म है, बट रिमोट कंट्रोल स्विचेस हैं। ओके, रिलेज आर रिमोट कंट्रोल्ड स्विचेस, रिमोट कंट्रोल्ड स्विचेस।
ये कई सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब आमतौर पे इस तरह से रिले बनाया जाता है कि आपके पास इस तरीके से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नहीं कॉइल है, और इसके साथ जाकर आपके पास इधर एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच एक्चुअली में कंट्रोल करती है ये वाली कॉइल, यानी कि अगर आप यहाँ पर से करंट को पास करेंगे, मतलब ये सिंपल है, तो करंट को पास करने से एक्चुअली में जो करंट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। एक जो करंट करेंगे हुआ है, हम नेक्स्ट सेक्शन में भी देखेंगे, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है अपने इर्द-गिर्द। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये इस मेटल की वायर को अट्रैक्ट करके इस सर्किट को जोड़ देगी। यानी आपके पास रिले एक टाइप ऑफ रिमोट कंट्रोल स्विच होते हैं, जिनको आप एक और सर्किट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक और सर्किट है, इसके अंदर आप लोग में भी यहाँ पर एक सर्किट था, ओके, ये एक और सर्किट था, इधर एक और स्विच था। आप इस स्विच को दबाकर इस स्विच को खोलते हैं, इस स्विच को आप दबाते हैं, यहाँ से करंट पास करता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पर इसको क्लोज कर देती है। तो रिले के अंदर बेसिकली रिमोट कंट्रोल स्विच है, आप वन स्मॉल सर्किट से एक बड़े सर्किट को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट दीज आर रिलेज। डायोड्स, जैसे डायोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन डायोड ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि वन वे करंट को फ्लो करने देती हैं, ओके, सिर्फ वन वे आपके पास करंट को फ्लो करने देती हैं, दूसरी तरफ नहीं फ्लो करने देती हैं। इनका सिंपल इस तरीके से तार आपके पास जा रही थी, उसके बाद जाकर आप इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाते हैं, आगे ये डंडी और इस तरीके से जिस तरफ ये एक तरह की एरो बना रही है, राइट, ये वाली इसे एरो हेड आप समझ सकते हैं, जिस तरफ ये एरो बना रही है इस तरफ आपके पास करंट फ्लो करेगा, और ये करंट मैं बात कर रहा हूँ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की, इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ये स्पेसिफिक डायोड इस तरफ करंट को फ्लो करने देता है, या इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ये इस तरफ आपके पास करंट को फ्लो नहीं करने देगा, या बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को ये इस तरफ फ्लो नहीं करने देगा, ये आपके पास करंट को सिर्फ और सिर्फ इस तरफ फ्लो करने देगा, ओके, या इलेक्ट्रॉन्स को उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं करंट को कैसे फ्लो करने देना, दिस विल बी द पॉजिटिव साइड और एंड दिस विल बी द नेगेटिव साइड। डायोड का अंदर भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होती हैं, जिसके अंदर करंट जा रहा है उसको हम पॉजिटिव साइड कहते हैं, जिसके से करंट निकल रहा है दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव साइड। हालांकि ये पीछे भी एक बैटरी से आ रहा होगा, बट दिस इज द सिंबल फॉर डायोड, ये जो लंबी वाली साइड है ये नेगेटिव है। एंड देन है आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडीज। लाइट इमिटिंग डायोड्स ही हैं, लेकिन ये अपने अंदर से लाइट को इमिट करते हैं। जो हमारे घर में बल्ब होते हैं, दीज आर एलईडीज या लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसलिए हमारे जो डायोड को वैसे हम लोग यूज़ करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। जो एसी करंट है हम उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ डायोड। हमने एसी करंट पास किया, करंट पास हुआ इधर भी और इधर भी, क्योंकि वो दोनों तरफ है, लेकिन इधर करंट सिर्फ ये वाला जाएगा, दूसरा वाला करंट गायब हो जाएगा, ओके, वो खत्म हो जाएगा, वो पास ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअली में हमारा जो एसी करंट है वो डीसी करंट हम लोग डायोड की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। बट लाइट इमिटिंग डायोड्स बस डायोड्स ही होंगे, लेकिन इनके अंदर एक्चुअली में इनसे लाइट भी निकलेगी, तो हम इनको एज जो है वो बल्ब यूज़ कर सकते हैं। इनका फायदा ये है कि ये हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, तो मेजॉरिटी जो आपका एनर्जी है वो लाइट में चली जाती है। वैसे सिंपल सिंपल है। इसके अंदर आपके पास ऊपर से आप इस तरह से इस तरीके से ऊपर लाइट रेस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये लाइट इसके ऊपर अंदर से निकलेगी। दिस इज द सिंबल फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडीज, ओके। सिंपली ये आपको मतलब कुछ सिंबल्स थे, तो अब आप लोग को सर्किट ड्रॉ कर सकेंगे। आपको सर्किट बताया गया है कि अब सर्किट को आप ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल तो आप वर्ल्ड की चीज़ें, वर्ल्ड की जो असल दुनिया है उसकी आप चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो तो आपके पास काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको ड्राइंग आनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको एक बैटरी है, ओके, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। आपको बैटरी ड्रॉ करना आपको मुश्किल है, आप यहाँ पर सिंबल ड्रॉ करेंगे, ये आगे जाती है। आगे जाके आपके पास एक बल्ब है, ओके, यहाँ पर जाके आपके पास एक बल्ब है, एक बल्ब मौजूद है, बल्ब। लेकिन इसके साथ-साथ हमने किसी पर्पज़ के लिए कि हम बल्ब को इतना ज़्यादा वोल्टेज ना दें, बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है, हमें पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट करने के लिए बल्ब भी एक किस्म का रेजिस्टर है ना, बल्ब इज़ ऑल्सो अ रेजिस्टर। लेकिन ये खास एक रेजिस्टर नहीं है, रेजिस्टर के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। जो एक्चुअल रेजिस्टर है, हम लोग उसको यहाँ पर में भी डाल रहे हैं, ओके, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है फॉर दिस पर्पज़ कि हमें पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट कर दें, और फिर ऊपर जाकर हम इसको बैटरी स्टोर करेंगे। इस तरह का फॉर एग्जाम्पल हमने सर्किट ड्रॉ करना है, ओके, और मे बी यहाँ पर हमारे पास जो स्विच है, यहाँ पर हमारे पास एक रिले मौजूद है, ओके। तो अब आपको सिंबल्स पता है, आप सबसे पहले अपनी बैटरी ड्रॉ करेंगे, बड़ी वाली साइड इस तरीके से, और ये सेल है या बैटरी है जो भी है, जैसे पॉजिटिव जैसे नेगेटिव, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। इधर से आप जाएंगे, सबसे पहले आपके पास बल्ब है। अभी बल्ब आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड है या लैंप है, मे बी दिस इज अ लैंप, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रेजिस्टर है वो लैंप है, इस तरीके से। और उसके बाद आप आगे जाते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक रेजिस्टर है खास पर्पस के लिए, और मे बी ये वेरिएबल नहीं है, एक फिक्स रेजिस्टर है। ऊपर आप लोग जाते हैं, आपके पास एक रिले मौजूद है, ओके, आपके पास एक रिले मौजूद है जो स्पेसिफिकली एक रिमोट कंट्रोल स्विच है। तो इस तरीके से ये रिले मौजूद है यहाँ पर, ओके। ये आगे जाकर वायर आपस जुड़ जाती है, यहाँ पर ऑफकोर्स आपकी कॉयल मौजूद होगी, ओके। तो ये हमने फॉर एग्जाम्पल अपना बहुत ही सिंपल सा सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये था हमारा पार्ट 1 इन एसएलओज़ का। बाकी जितने एसएलओज़ रह गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।